गुड मॉर्निंग नाइन्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट ए फ्रांसीसी क्रांति का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज में किस तरह से परिवर्तन की शुरुआत हुई। इसमें हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट जो कि था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, इसमें कौन कौन वर्ग शामिल थे। जो प्रथम स्टेट का वर्ग था वो पादरी का वर्ग था। जो चर्च में पादरी होते थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद आते हैं द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग उन्हें कहा गया है जो समृद्धि और संपन्न व्यक्ति थे। इसके बाद आते हैं तृतीय स्टेट में व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी और वकील। इसके बाद नंबर आता है किसान, कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर का, जो सबसे निचले स्तर पर कार्य करते थे। अब जो तृतीय स्टेट में कुछ लोग ऐसे थे जो जरूरी नहीं कि अमीर हो, उसमें से कुछ गरीब भी थे। अब आज हम पढ़ेंगे जीने का संघर्ष, जीवन जीने का संघर्ष। अब उस समय की जो परिस्थिति थी, तो जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। पहले 2.3 करोड़ थी, जो बढ़कर कितनी हो गई, 2.8 करोड़। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि। यहाँ पर पाव रोटी चलती है फ्रांस में। तो क्या हुआ, जैसे जैसे अनाज उत्पादन की तुलना मांग से की गई, मतलब तुलना में उसकी जो मांग थी वो क्या हो गई, काफ़ी तेज हो गई और पाव रोटी की कीमतें बढ़ने लगी। अधिकतर जो कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। स्थितियाँ तब तक और बदतर हो जाती जब तक सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में आम देखी गई। ऐसी आम बात थी वहाँ पर इस तरह से होना। अब इस संकट को उभरते हुए मध्य वर्ग के ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर रह चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों में उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में बल पर संपत्ति अर्जित की। एक नए समुदाय का उदय हुआ, जिसे क्या कहा गया, ऐसा समुदाय जो ना तो ज़्यादा अमीर था ना ज़्यादा गरीब, ये मध्य वर्ग में कहलाया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल थे। ये सभी कैसे थे, पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियोर्ज रूसो जैसे दार्शनिकों ने की। दार्शनिक वो लोग थे जिन्होंने दर्शन कर अपने विचारों के द्वारा सभी व्यक्तियों तक अपनी बातें पहुंचाई। और इनके विचार कैसे थे, स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के ऊपर आधारित थे। अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। उसका मानना नहीं था, वो नहीं मानता था कि जो राजा है वो देवी के द्वारा भेजा गया है और निरंकुश होना चाहिए। रूसो ने इसी प्रविचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। वो क्या चाहता था कि
जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक क्या हो, सामाजिक अनुबंध। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। ये सब कहाँ देखने को मिलता है हमें? लोकतंत्र हम पढ़ चुके हैं, लोकतंत्रात्मक शासन, तो वहीं पर ये सब बातें देखी जाती है। तो उसने क्या बात रखी अपने रचना में कि सरकार के अंदर क्या होना चाहिए, विधायिका कानून बनाने, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कानून व्यवस्था बनाते हैं, फिर कानून लागू करवाते हैं, और फिर जो उस कानून का पालन नहीं करता उन्हें दंड देने का अधिकार। तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13, और ब्रिटेन से खुद को वो आज़ाद घोषित उन्होंने कर दिया। इधर फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी थी। अब दार्शनिक थे जो ये बातें बता रहे थे, जो अपने विचारों तक पहुंचा रहे थे सब जगह अपने विचारों के माध्यम से, तो इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस भी हुआ करती थी। जब इनके विचार हर जगह पहुंचते थे तो इस बातों पे चर्चा भी की जाती थी। पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि जो अनपढ़ व्यक्ति होते थे वो भी उसको समझ सके और सुन सके। इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर आने लगी और विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध फिर जनता में गुस्सा भड़क उठा। अब यहाँ से शुरुआत होती है क्रांति की। अब क्रांति की शुरुआत कैसे होती है कि पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। अब क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया होगा? तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। बिना किसी इनकी अनुमति के वो कोई कार्य अपने द्वारा नहीं कर सकता था। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वायसराय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। अब इसमें कितने लोग शामिल हुए? 300। आमने सामने की कतारों में इनको बिठाया गया। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे आके खड़े हो गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इनकी अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। इन लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया गया। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो भी प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे वो इनके लिखे हुए मांगे और शिकायतों के जो पत्र थे वो अपने साथ लेकर आए थे। वो कम से कम इनकी संख्या कितनी थी? 40,000। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई सोल्वे इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। अब परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए और जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से क्या हुए? बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये प्रतिनिधि वासारे के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कौन से प्रतिनिधि? तीसरे स्टेट के। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हम क्या करेंगे? असेंबली भंग नहीं होगी।
उसका नेतृत्व किसने किया? मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वासारे में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए और मूलतः पादरी था। वह आबे सीए था वो क्या था? पादरी था, जबकि ये मिराबियो क्या था? एक कुलीन वर्ग का था। तीसरा स्टेट क्या है? शीर्षक के एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इस लेसन को पढ़ना।